जवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है बिल्कुल आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। जी हाँ, जैसा कि एक कमिटमेंट और एक वादे के साथ जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं उसी चीज़ों को हम आगे और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए चीज़ें बहुत आराम से होती है। ठीक है, RSA में CET है क्या सर? RSA मतलब दोस्तों देखिए, RSA क्या मेरे को समझ में नहीं आया चंपा लाल। बात यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं कि EORU की एग्ज़ाम के बाद आपने देखा होगा एक तो कि 4 लाख विद्यार्थियों में से कितने 4 लाख में से 50% विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब लोग फॉर्म तो भरते हैं पर परीक्षा के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। दूसरी बात, CET को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो CET में जिसके भी 50% से अधिक अंक आ रहे हैं वो सभी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। विद इन 7 डेज में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और ये चीज़ें बिल्कुल निखल कर सामने आ जाएंगी कि कितने स्कोर कार्ड वाले, कितने नंबर वाले विद्यार्थी इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, RS इंडिविजुअल वैकेंसी है, उसमें किसी प्रकार की कोई CET नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चीज़ों को ये जोड़ने की कोशिश करते हैं, फटाफट लाइक शेयर करते हैं। सभी क्लासेस आपके लिए लगाई जाएंगी, बिल्कुल सभी क्लासेस आपके लिए लगाई जाएंगी, निश्चिंत रहिए आप। देखो, अगर पार्ट बी की बात करें जूनियर अकाउंटेंट में, आपको सबको सबसे पहले पता होगा कि 2 प्रकार के पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 में आपको अकाउंट्स देखने को मिलेगी, आपको BO देखने को मिलेगी, आपको ऑडिट देखने को मिलेगी, आपको इको देखने को मिलेगी, आपको राजस्थान सेवा नियम देखने को मिलेंगे और आपको राजस्थान जनरल फाइनेंस रूल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसे GF एंड AR कहा जाता है, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो दोनों पोर्शन हैं आपको ये कितने 50 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 150 नंबर की बेहतरीन तैयारी करनी है, हाँ, पूरे रूल करवाऊंगा, पूरे थ्योरी रूल करवाऊंगा, टेस्ट भी लूंगा साथ के साथ सारा, आपको कहीं से कुछ भी लपेटने की आवश्यकता नहीं है, ये वादा है। देखो, अगर जो मेरे साथ पिछले काफ़ी दिनों से EORU में जुड़े हुए तो वहाँ पर भी मैंने कमिटमेंट किया था कि जो दूंगा वो दे रहा हूँ, आप लोगों को दिल जान से दे रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार। तो जिसके भी CET में 50% से अबाव है मेरे नौजवान साथियों, एक बार वो अपनी तैयारी में लगे रहें। जो 50% से थोड़ा कम है वो भी अपनी तैयारी को जाँच लें। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख लें एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए 75 अंक हैं और 25 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर भी 75 अंक हैं और 25 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सेवा नियम खंड 1 में अध्याय 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स 1981, ये चीज़ें आपको देखनी है राजस्थान सर्विस रूल्स में। ठीक है, किस प्रकार आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, किस प्रकार चीज़ों को देख पाएंगे। हाँ, पूरा करवाऊंगा बेटा, बता दिया, पूरा करवाऊंगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, क्रम संख्या 5 व 6 को छोड़कर, विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा, यानी कि अकाउंट्स की बात करें, BO की बात करें, ऑडिट की बात करें और आपके इको की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर फॉलो करवाया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, चलिए, और ये जो है ये दोनों अपने जो ये हैं दोनों पोर्शन जो है 5 और 6, इसमें राजसावी लेखा नियम, ठीक है, राजस्थान से लेखा नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 एवं 17, उन पूरे चैप्टर के हिसाब से हम यहाँ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेपर सेकंड में है, पेपर सेकंड में अकाउंट्स है, BO है, ऑडिट है, इको है और आपके RSR के नियम है 4, 5 और एक आपके जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स नियम है। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे 450 नंबर के 150 क्वेश्चन, 450 नंबर के पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। सर मेरे साइंस सब्जेक्ट 195 CET मार्क्स, मुझे समझ आ जाएगा क्या कॉमर्स? बिल्कुल आ जाएगा राठौड़ चिंटू, बिल्कुल आ जाएगा, कोई इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। देखो, सबके लिए यही है। ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। वो क्लासें भी मैं आपके लिए अरेंज करूंगा, आप बिल्कुल भी घबराने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें राजस्थान सेवा नियम को लेकर अगर चर्चा करें यहाँ पर, तो राजस्थान सेवा नियम को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। सीधा सा कंसेप्ट आप यहाँ पर देसी भाषा में समझने की बात करिए, लोकल सब भाषा में हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहीं देखो, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये बिल्कुल नया है और जो अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग है, क्योंकि तो सेवा नियम है। ये कभी ना तो आपने कहीं पढ़े होंगे, ना कभी आपको पढ़ाए गए हैं, ना तो एकेडमिक लेवल पर, ना आपको BA में BCom में कहीं नहीं पढ़ाया गया।
हम अगर नौकरी लगते हैं, हम अगर जॉब लगते हैं, तो हमारी जॉब लगने के बाद हम कोई भी काम करते हैं बिना बताए छुट्टी पर चले जाते हैं, हम किसी को कोई लेटर नहीं लिखते हैं, ठीक है, हमें ट्रेनिंग कराई गई, हम ट्रेनिंग छोड़कर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सारे नियम हैं उन सभी नियमों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ से प्रारंभ होती है, वो क्या से प्रारंभ होती है कि भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि इन सेवा नियमों का क्या संविधान से भी मतलब है, इन सेवा नियमों का क्या संविधान से भी मतलब है? बिल्कुल नमस्कार। तो इन सेवा नियमों का मेरे नौजवान साथियों संविधान से भी मतलब है, क्योंकि सारी चीज़ें संविधान में लिखी गई है और संविधान के अकॉर्डिंग ही नियम बनाए गए हैं। अगर संविधान के अकॉर्डिंग नियम नहीं बनाए जाएंगे तो अपरिहार्य हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अरे भैया यूट्यूब पर ही करा रहा हूँ, ये चल तो रहा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रत्येक राज्य अपने कर्मचारियों के लिए, प्रत्येक राज्य अपने कर्मचारियों के लिए वो कर्मचारी किस पैरामीटर्स के आधार पर, किस प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से ज्वाइनिंग करेंगे या किस प्रकार अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। ऐसे तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी करने लगेगा, तो उनकी मनमर्जी को रोकने और प्रशासन के हिसाब से चीज़ों को कायम करने और एक बिल्कुल ढांचेगत व्यवस्था से होकर आप अपनी जॉब को पूरा करें, उसके लिए ये सेवा नियम बनाए गए हैं। यानी सरकारी सेवा के संचालन के लिए, उसको रनिंग करने के लिए, तो यानी सरकारी सेवा के संचालन के लिए जो नियम व उपबंध बनाने का अधिकार है वह अनुच्छेद 309 में दिया गया है, अनुच्छेद 309 में दिया गया है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करें, ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। आपके सामने है आरएसआर नियम संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के कुछ अनुच्छेद को किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे बताइए, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो मुझे जल्दी से ये बताइए कि क्या मामला होगा। कुछ नहीं होगी, देखो मैंने जो किया है वो है बिल्कुल अपडेटेड है, जो जहां पर जो अपडेटेशन किया गया है वहां पर चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, जहां पर जो चीज़ें अपडेट किया गया है वहां पर चीज़ें अपडेटेशन होती जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा नियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यहां पर आपका जवाब सीधा सीधा हो जाएगा गुरुजी 309 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 309 में। प्रियंका पूछ रही है इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भैया, जिसने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दी है वही इसके लिए एलिजिबल हैं। वही क्या है? वही इसके लिए क्या है मेरे नौजवान साथियों? एलिजिबल हैं, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो संबंधित है, तो अनुच्छेद 309, क्या अनुच्छेद 309 जो नियम 1 में हमें बताता है कि प्रत्येक राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए, अपने राज्य में सरकारी सेवा के संचालन के लिए कुछ नियम व उपबंध बनाने का अधिकार है, वह अनुच्छेद 309 को रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें, इसे कब से लागू किया गया, इसे कब से लागू नहीं किया गया, क्या चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं, यहीं पर हमें बात, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो बिल्कुल अधिकारी सुरेंद्र, अब देखिए यहां पर, तो देखिए 23 मार्च का दिन, 23 मार्च 1951, क्या दोस्तों 23 मार्च 1951 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसी के आधार पर राजस्थान सेवा नियम आरएसआर राजस्थान में 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी हुए। कितने? 1 अप्रैल 1951 से क्या हो जाते हैं दोस्तों? प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब शुरू कर दूंगा मैं, अंकित टेंशन ना ले, तय समय पर सारी चीजें हो जाएंगी, 120 दिन है, विश्वास रखिए। अब दोस्तों देखिए, पिछली परीक्षाओं के अनुभव की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रश्न बनता है आरएसआर को लेकर, आपसे पूछे आरएसआर की अधिसूचना कब जारी हुई, प्रश्न को पढ़कर सिलेक्शन लेना ही इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना कब पारित हुई और इसे कह दें कब प्रभावी हुए, प्रभावी कह दें या कब से इन्हें लागू कर दिया गया है, प्रभावी या कब से इन्हें लागू कर दिया गया है। तो बताइए, राजस्थान सेवा नियम किसी भी राज्य अपनी सरकारी सेवा के संचालन के लिए आर्टिकल 309 के तहत अपनी सरकारी सेवाओं के लिए नियम बना सकता है।
दूसरा आपसे पूछे कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, तो इसकी अधिसूचना 1951 में 23 मार्च 1951 को इसे लागू किया गया, मानी इसे प्रभावी रूप से इसकी अधिसूचना जो है उसे जारी कर दिया जाता है। और राजस्थान में 1 अप्रैल 1951 से इसे प्रभावी कर दिया गया है। तो अधिसूचना की बात आएगी तो अधिसूचना तो कब लाई गई, अधिसूचना लाई गई 23 मार्च 1951 को। अधिसूचना कब लाई गई दोबारा बताइए, कमेंट करिए, जुड़िए मेरे साथ। अधिसूचना 23 मार्च 1951 को, 23 मार्च 1951 को इसकी अधिसूचना लाई गई। और इसे कब से प्रभावी लागू किया गया, तो इसे लागू किया गया दोस्तों 1 अप्रैल, इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1951 को। कब लागू किया, 1 अप्रैल 1951 को यहां पर लागू किया गया। यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। हमने 2 स्लाइडों से ये जानने की कोशिश की है कि राजस्थान सेवा नियम या किसी भी राज्य में सरकारी सेवा के एक स्मूथ तरीके से संचालन के लिए आर्टिकल 309 के तहत कोई भी राज्य सरकार मतलब सेवा नियम बना सकती है अपने कर्मचारियों, अपनी सेवाओं के लिए। राजस्थान में ये जो अधिघोषणा या राजस्थान में ये जो अधिसूचना जारी की गई 23 मार्च 1951 को अधिसूचना जारी की गई। और इसी अधिसूचना के आधार पर 1 अप्रैल 1951 को, कब रे 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1951 को यहां पर मामला सेट हुआ। 1 अप्रैल 1951 को यहां पर चीजें सेट हो गई है। आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। पीडीएफ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, संजय सर हिस्ट्री, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। केवल अभी आपको समझना है, केवल अभी आपको समझना है, समझते चलिए। डेली 11 बजे मेरे से जुड़ते रहिएगा और समझते रहिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1951 से क्या है दोस्तों, यह प्रभावी है 1 अप्रैल 1951 से। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्थान सेवा नियम अपवाद, जिन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कुछ ऐसी भी एक्टिविटियां हैं, ऐसी भी कुछ जॉब्स हैं जिन पर राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए जो सेवा नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं। अब ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिन पर राजस्थान सरकार ने जो सेवा नियम बनाए वो लागू नहीं होते हैं? अगर यहां पर ऐसी बात की जाए तो यहां पर बहुत सारी ऐसी वो है। मान लो राजस्थान में कोई आईएएस है या कोई भी ऐसा कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो उस केंद्र सरकार का कर्मचारी है, उस पर राजस्थान के सेवा नियम लागू नहीं होंगे। उस पर केंद्र सरकार के द्वारा जो अपने कर्मचारियों के लिए नियम बनाए गए हैं वही नियम वहां पर लागू होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पर? ओके, तो राजस्थान सेवा नियम किन पर लागू नहीं होता? सबसे पहले तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम जो है वह लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। यदि कोई ऐसा कर्मचारी है, यदि कोई ऐसा कर्मचारी है, मान लो कोई एक ऐसा कर्मचारी है, ये केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, परंतु मान लो केंद्र सरकार ने इस व्यक्ति को किसी कारण से कहां पर राज्य सरकार के अधीन सेवाओं पर कार्यरत कर दिया गया है, तो भैया यहां पर नियम तो किसके लागू होंगे? यहां पर नियम तो किसके लागू होंगे? तो यहां पर नियम तो केंद्र सरकार के ही लागू होंगे, पर वो सेवा डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर यहां पर क्या कर रहा है? प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त है। मूल रूप से राजस्थान सरकार का कर्मचारी नहीं है। मूल रूप से क्या नहीं है? राजस्थान सरकार का कर्मचारी नहीं है, मूल रूप से वो किसी अन्य सेवा का कर्मचारी है। तो उस पर जो सेवा नियम लगने वाले होंगे वो भी उसी अन्य कर्मचारी के आधार पर ही होंगे जहां पर उसकी मूल नियुक्ति की गई है। तो देखिए, यदि कोई कर्मचारी अन्य सेवा का है लेकिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्थान में नियुक्त है, यानी राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्त है, तब भी उसके ऊपर सेवा नियम लागू नहीं होंगे। 309 23 मार्च 1951, 1 अप्रैल 1951 सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो या कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्त पर राज्य सरकार का कर्मचारी हो, तो उन पर मेरे नौजवान साथियों किसी प्रकार से कोई भी सेवा नियम लागू नहीं होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होगा। अब बताइए, अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पर अगर मान लो सेवा नियम लागू होता, तो अभी आपने एक ऑप्शन पढ़ा होगा बाबूलाल कटारा, तो बाबूलाल कटारा को राजस्थान सरकार हटा सकती है।
सेवा नियम, राजस्थान सरकार के सेवा नियम के तहत अगर आरपीएससी पर अध्यक्ष व सदस्य पर अगर राजस्थान सेवा नियम लागू होते तो अभी जो बाबूलाल कटारा है उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया है अनुमोदन कि राष्ट्रपति इसे हटा दे। ठीक है, राष्ट्रपति इसे हटा दे, तो हटाने का जो अधिकार है वह राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, वह आपके अन्य यानी कि राष्ट्रपति के पास इसे भेजा गया है। तो यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, हाँ क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो तो उसको हटाने का अधिकार भी राजस्थान सेवा नियम के तहत शामिल नहीं है, यानी इनके ऊपर भी वह नियम लागू नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज वापस देख लें, मैं आपको एक एक चीज रटा दूंगा। पहली चीज तो क्या रटनी है कि भैया जो अनुच्छेद है, देखो शॉर्ट में पढ़ो, जो अब तक हमने देखा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 309 में आप सेवा नियम बना सकते हैं, अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियम बना सकते हैं। अब बात आती है राजस्थान में सेवा नियम की अधिसूचना के बारे में पूछ लिया जाए तो राजस्थान में अधिसूचना जारी हुई कब? 23 मार्च 1951 को। कब जारी हुई अधिसूचना? 23 मार्च 1951 को। और इसे प्रभावी कब से कर दिया गया? प्रभावी या लागू कब से किया गया? 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1951 से इसे लागू किया गया। ये सब आरएसआर के बारे में बात चल रही है, राजस्थान सर्विस रूल्स के बारे में यह बात यहां पर चल रही है। उसके बाद हमने अभी क्या देखा तो देखिए आरएसआर लागू नहीं, आरएसआर लागू नहीं, आरएसआर लागू नहीं में 3 कंडीशन आई। यदि कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है, कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो उस पर भी क्या होगा? उस पर भी लागू नहीं होगा। उसके बाद कहा कि वो जो कर्मचारी है वो प्रतिनियुक्ति पर यानी डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में सेवा दे रहा है तो भैया इस पर भी लागू नहीं होगा। तीसरी बात हमको कही गई कि आरपीएससी का अध्यक्ष हो, आरपीएससी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो तो दोस्तों इस पर भी लागू नहीं होगा। तो यहां तक की चीजें कंफर्म है? हाँ बिल्कुल, यहां तक की बातें आपको समझ में आई है। अभी तक जो हमने सिनेरियो देखा है, सेवा नियम 309, अधिसूचना 23 मार्च 1951, प्रभावी व लागू 1 अप्रैल 1951, आरएसआर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान सेवा में है तो भी लागू नहीं होगा, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य के पद पर भी यह लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। उसके बाद आइए फिर कंडीशन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश, भाई राजस्थान में उच्च न्यायालय में नियुक्त जो आदेश हैं, ठीक है, हाँ राजस्थान में उच्च न्यायालय में नियुक्त जो न्यायाधीश हैं भैया, राष्ट्रपति राज्यपाल राजस्थान सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है तो इन पर भी लागू नहीं होगा। वह कर्मचारी जिनका विपरीत परिस्थितियों में भुगतान आकस्मिक निधि से हो, आकस्मिक निधि से मतलब राज्यपाल के पास किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी मनी हो, इमरजेंसी, जिनका विपरीत परिस्थितियों में, मान लीजिए किसी प्रकार का हमारे यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 352 356 की बात यहां पर मैं कर लूं, आकस्मिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कहां की जाती है? राजस्थान में की जाती है और उसका भुगतान राजस्थान सरकार नहीं कर रही है, उसका जो पैसे का भुगतान है वो राजस्थान सरकार नहीं कर रही है, उसका भुगतान आकस्मिक निधि से हो रहा है, इमरजेंसी में जिस निधि से पैसा दिया जा रहा है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, वहां पर क्या होगा मामला? वहां पर उन व्यक्तियों को भी सर्व सेवा नियम लागू नहीं होगा। तो चलो 5 नंबर और 4 नंबर उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276(2) के तहत संधारित होते हैं। इसको आप नोट के तौर पर देख सकते हैं, इसको आप नोट के तौर पर देख रहे हैं। हाँ तो देखिए, आकस्मिक निधि का अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले, अब ये क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में यानी फर्स्ट पेपर के जीके के पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि आकस्मिक निधि से जिस भी व्यक्ति को पैसा मिलेगा उस पर आरएसआर का नियम लागू नहीं होगा। तो आकस्मिक निधि की जो कंडीशन है, जो अनुच्छेद है, वह आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 267(2) के तहत आकस्मिक निधि की बात की गई है, ठीक है। 6 नंबर पर आइए, संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संधारित होती है। जो भी निधियां हैं, जिन निधियों को भी हम सेटलमेंट करेंगे, ये आकस्मिक निधि है, ये संचित निधि है, ये फलाना निधि है, ढीगड़ा निधि है, ठीक है,
तो यहां पर देखिए संचित निधि की बात 266 एक में की गई है और आकस्मिक निधि की बात किसमें की गई है, 267 2 में की गई है। वापस एक बार सुन लो, केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी होगा उसी पर आरएसआर लागू नहीं होगा। कोई अन्य सेवा में है परंतु प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में नियुक्त किया गया है डेपुटेशन पर, उस पर आरएसआर का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं, आरपीएससी का कोई अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो उस पर भी किसी प्रकार का, हाँ सब कुछ यहीं पर चलेगा, उस पर भी किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, नियम लागू नहीं होगा। हमारे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन पर भी आरएसआर लागू नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें विपरीत कंडीशन में राज्य के अंदर नियुक्त किया गया है और उनकी सैलरी आकस्मिक निधि से दी जा रही है तो वह भी राजस्थान सेवा यानी आरएसआर के नियम उन पर भी लागू नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान सेवा नियम। ठीक है, ये 2 अपवाद हैं, उनकी बात करते हैं। चलो उसके बाद नियम 7 की बात आई है, वापस सिलेबर पर चलते हैं। हाँ अब नियम नंबर 7 अध्याय चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है, अरे दिमाग में बैठ गया है, यहां तक चीजें सेट हो गई है, यहां पर दिमाग बैठ गया है ना। तो चलिए, तो राजस्थान सेवा नियम से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो यहां पर चल गई हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स मार्केट में आएंगे, तुम 100 रुपये में ले लो, 200 रुपये में ले लो, 300 रुपये में ले लो, 400 रुपये में ले लो, 500 रुपये में ले लो, कोई कहेगा तुम फ्री में ले लो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां पर फ्री में पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करवाऊंगा, केवल टेस्ट सीरीज, नाम मात्र की कीमत में, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को आगे लेकर जाती है। प्रैक्टिस ही इंसान को आगे लेकर जाती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेवा नियम के बारे में और जीएफएनडीआर के नियमों के बारे में आप टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। क्लियर है सारी चीजें? चलिए नए नियम पर चलें। जो विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं ये चाहता हूं कि इसी क्लास के अंतर्गत आपको सारी चीजें याद हो जाएं, इसी क्लास के अंतर्गत आपको सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक है, फटाफट से देख लो। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या समझना है आपको, देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो सारी बातें करेंगे। अनुच्छेद 309 आरएसआर बना सकते हैं आप। ठीक है, 21 मार्च या 23 मार्च, जल्दी से जवाब दो। 21 मार्च या 23 मार्च 1951, 21 मार्च या 23 मार्च 1951, जल्दी से बताइए। फटाफट तरीके से सेशन को लाइक शेयर करें और जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। हाँ बिल्कुल, इस रविवार को आपको फ्री टेस्ट दिया जा रहा है जूनियर अकाउंटेंट का। क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर इस रविवार को आपको फ्री टेस्ट दिया जाएगा और 1 जून से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्या होगा, क्या कीमत है, क्या लागत है, वो सब चीज यहां पर होगी। क्या होगा, 23 मार्च बताया आपने। चलो देखो, अनुच्छेद 309 में आरएसआर के नियम आप बना सकते हैं। 23 मार्च राजस्थान ने 23 मार्च 1951 को एक अधिसूचना जारी की। क्या की? नियम बनाने की अधिसूचना जारी की। उसके बाद 1 अप्रैल 1951 को भैया इन्हें प्रभावी कर दिया गया। इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें प्रभावी व लागू कर दिया गया। उसके बाद एक कंडीशन आई कि आरएसआर लागू नहीं होगा। आरएसआर लागू नहीं होगा। किस किस पर आरएसआर लागू नहीं होगा? पहली कंडीशन, केंद्र सरकार का कर्मचारी होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, कोई व्यक्ति राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर है तो भैया उस पर भी लागू नहीं होगा। तीसरा बताया कि भैया कोई आरपीएससी का अध्यक्ष है, आरपीएससी का अध्यक्ष या आरपीएससी का सदस्य है तो उस पर भी लागू नहीं होगा। अगर उस पर लागू होता तो बाबूलाल कटारा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को अनुमोदन नहीं भेजा जाता। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर की बात करें, हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन पर भी लागू नहीं होगा। पांचवा, अगर कोई विपरीत परिस्थिति में किसी व्यक्ति की नियुक्ति है, कोई विपरीत नियुक्ति है और उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो आकस्मिक निधि से दिया जा रहा हो तो वहां पर भी लागू नहीं होगा। ठीक है, हाँ रामचंद्र यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, बार बार तुमको कह दिया, पूरा नियम यूट्यूब पर करवाऊंगा। आरएसआर हो या जीएफएनडीआर हो, आपके ये जो 300 नंबर है ना, मतलब 25 के जो 75 जो 150 नंबर है ना, ये 150 नंबर मैं ही करवाऊंगा। टेंशन मत लो, सब कुछ यही करवाने वाला हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें टेस्ट सीरीज के लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा क्योंकि प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? यहां तक का मामला अब तक जो पढ़ा था वो मैंने पूरा बता दिया है। अब आगे चलते हैं। नियम 7 में परिभाषाएं। पिछली विगत परीक्षाओं
से अगर बात की जाए, विगत परीक्षाओं के बारे में बात की जाए, तो जो ये परिभाषाएं हैं वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। परिभाषाओं से क्या देखने को मिलते हैं? परिभाषाओं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, RS2 जब वो IS में प्रमोट हो जाता है तो उसको फिर नहीं होगा, फिर वो केंद्र सरकार की सेवाओं में चला गया है। कहां चला गया है? केंद्र सरकार की सेवाओं में चला गया है। चलिए, परिभाषा 7.1, इनको भी तरीके से याद करेंगे, देखना मजा आएगा आपको। सबसे पहले दिया गया है आयु। परिभाषा नियम नंबर 7 की उपधारा 1, ठीक है, नियम नंबर 7 की उपधारा 1, जिसमें बात की गई है आयु। आयु का तात्पर्य किससे? हमारे पैदा होने से नहीं है। आयु का तात्पर्य हमारे पैदा होने से थोड़ी है, हम तो पैदा तो काफी पहले हो गए थे, सरकार को उससे क्या मतलब है? आयु से मतलब है कि जिस दिन से कर्मचारी अपने पद से पदोन्नत या पदाउन्नत या सेवानिवृत्त होता है तथा यह दिन उसका अकार्य दिवस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आयु से मतलब क्या है? यह उसका अकार्य दिवस माना जाएगा। मानो कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हो रहा है और 31 मार्च 2023 को मान लो वो रिटायर्ड हुआ है। 31 मार्च 2023 को क्या हो गया है? वह रिटायर्ड हो गया है, ठीक है। 31 मार्च 2023 को रिटायर्ड हो गया है, तो जिस दिन से कर्मचारी अपने पद से पदोन्नत या पदाउन्नत या सेवानिवृत्त होता है तथा यह दिन उसका अकार्य दिवस माना जाएगा। यह दिन जो है वह उसका कार्य दिवस नहीं माना जाएगा। 3 शब्द यहां पर आपको याद रखना है। पहला तो पदोन्नत, पदाउन्नत या सेवानिवृत्त होता है, तो जो अंतिम दिन होगा, आपसे पूछ ले, क्वेश्चन बना दूं, आपसे पूछ ले, ऐसे पूछ ले आपसे, थोड़ा छोटा करता हूं कि पदोन्नत की स्थिति में कर्मचारी का अकार्य दिवस कौन सा माना जाएगा? कौन सा माना जाएगा? पदोन्नत की स्थिति में कर्मचारी का जो क्या है अकार्य दिवस है वह कौन सा माना जाएगा? तो याद रखिएगा, अंतिम दिन। कौन सा? सेवानिवृत्ति का अंतिम दिन जो होगा वह उसका अकार्य दिवस माना जाएगा। सेवानिवृत्ति का जो अंतिम दिन होगा वही उसका अकार्य दिवस माना जाएगा, ठीक है, वही उसका अकार्य दिवस माना जाएगा। क्लियर है? नियम नंबर 7 के 1 में क्या कहा गया है? सबसे पहले आएगी आयु, ठीक है, सबसे पहले आएगी। यहां पर आपको मिलान भी करवा सकता है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 इधर दे देगा आपको यहां पर मामला, तो यहां से आपको क्रॉस चेक करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो 7.1 की धारा हमें क्या कह रही है? 7.1 हमें बता रहा है, 7.1 धारा 7 की उपधारा 1 बता रही है आयु। क्लियर है? चलिए, नियम नंबर 7.2 की बात करते हैं। यह है शिक्षार्थी। इससे तात्पर्य RSR में उस कर्मचारी से हैं जो स्थायी पद के विरुद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जावे। मासिक वेतन के आधार पर स्थायी, अरे संविदा सुना है आपने? संविदा सुना है? संविदा शब्द सुना है आप लोगों ने? अब समझिए, अभी हाल ही में डिपार्टमेंट में संविदा पर वैकेंसी निकली है। व्यक्ति को स्थायी कर्मचारी के पद के विरुद्ध, मान लीजिए यहां पर भैया, यहां इस सीट है, यह सीट स्थायी है, यहां पर कालूराम जी बैठे थे, कालूराम जी का कहीं ट्रांसफर हो गया है और ये काफी समय से यह सीट खाली चल रही है, काफी समय से यह सीट खाली चल रही है। एक टावर की निविदा निकाली कि भैया तुझे 15,000 रुपये मासिक दिया जाएगा, 11 माह तक का ही तेरा एग्रीमेंट होगा, 11 माह के बाद तो वो कहेगा साहब मैं तो परमानेंट हूं, मैं तो परमानेंट हो गया। नहीं, तो इस व्यक्ति को एक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना प्राइवेट कंपनियों में, यहां तो शिक्षार्थी शब्द दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों में जो बात होती है ना कि साहब ट्रेनिंग पर है, किस पर है? ट्रेनिंग पर इसको रखा गया है, ठीक है, इसको सिखाया जा रहा है, तो एक शिक्षार्थी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर शिक्षार्थी से संबंधित आप वो चीज दिमाग में मत डाल लेना कि गुरुजी शिक्षार्थी तो हम भी तो शिक्षार्थी हैं,
यानी सीखने वाला व्यक्ति कौन है, सीखने के नाम पर यह शब्द किया गया। एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, स्थायी पद के विरुद्ध, स्थायी पद के विरुद्ध, स्थायी पद के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को मासिक वेतन के आधार पर नियुक्त करना, नियुक्त किया गया, उस व्यक्ति को आरएसआर की धारा 7(2) में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, बताइए, आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। जिन्होंने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है वो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दें, शानदार तरीके से चीजों को जोड़ लें और आराम से पढ़ें। कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? स्थायी पद के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति को आरएसआर की धारा 7(2) में क्या कहा गया है, बताइए। कर्मचारी कहा गया है, शिक्षार्थी कहा गया है, संविदाकर्मी कहा गया है, या क्या कहा गया है? हां, तो उसे शिक्षार्थी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे शिक्षार्थी कहा गया है। क्लास आपकी डेली, क्लास आपकी डेली 11 AM पर, कितने AM पर? सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी, तो इसे क्या कहा गया है? इसे शिक्षार्थी कहा गया है। क्लियर है? देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार की अगर रिजल्ट की बात की जाए, पिछले बार भी 40% था जूनियर अकाउंटेंट में, और पिछले बार अगर लगे होंगे तो आप देखना अधिकांश आंकड़ा नॉन कॉमर्स विद्यार्थियों का था, अधिकांश आंकड़ा नॉन कॉमर्स विद्यार्थियों का था। सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा वो लगेगा, जो पढ़ेगा, जो तैयारी करेगा वही नौकरी लगेगा, नहीं तो बाकी तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7(3) की बात कर रहा है। 7(3) क्या कहता है उसकी भी चर्चा देखते हैं। संविधान, भारतीय संसद द्वारा 26/11/1949 को अंगीकृत किया गया कानून संविधान कहलाता है। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस। ठीक है, तो यहां पर क्या बात है? हां, तो याद रखिए संविधान की अगर यहां पर बात की जाए, संविधान की अगर यहां पर बात की जाए तो 7(3) हमें क्या कहता है? संविधान का हमें ज्ञान देता है कि 26/11/1949 को अंगीकृत किया गया कानून संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। नियम 7(4) स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग या संवर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवर्ग, कैटेगरी। कोई स्थायी पद है, आप जूनियर अकाउंटेंट बनेगो, आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, जूनियर अकाउंटेंट बनने के साथ जो आपके स्थायी पद है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो वर्ग होता है वह संवर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संवर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वह संवर्ग कहलाता है। ठीक हो? जी हां, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह संवर्ग कहलाता है। नियम नंबर 7(4)A, 7 की उपधारा 4 की उपधारा A, यहां पर चतुर्थ श्रेणी सेवा आरएसआर में ग्रेड पे 1700 से 1800 को निरूपित करने वाला कर्मचारी, 1700 से 1800 ग्रेड पे को जो निरूपित करेगा, 1700 से 1800 ग्रेड पे को जो निरूपित करेगा वह क्या कहलाएगा? चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहलाएगा। ठीक है, ओके। यहां पर अब एक चीज देखिए, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। नियम और व्याख्या 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) संवर्ग, आयु, शिक्षार्थी।
संवर्ग, आयु, शिक्षार्थी और संविधान। मिलान कीजिए भाई, जल्दी से मिलान कीजिए। हाँ, जल्दी से मिलान कीजिए। जो टीआरए वाली पोस्ट है ना, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, टीआरए, जो टीआरए वाली पोस्ट है ना, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, ठीक है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, वो लाइक है फर्स्ट ग्रेड, बाकी इट इज ए सेकंड ग्रेड। बताइए, मिलान करो। अब यहां पर ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए बी सी डी, कौन सा कहां पर सेट होगा, कौन सा कहां पर सेट होगा, यही आपको बताना है, कौन सा कहां पर सेट होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें बात की गई थी आयु की, सबसे पहले बात की गई आयु की, यानी कि बी। उसके बाद 7-2 में बात की गई शिक्षार्थी की, 7-2 में बात किसकी की गई, शिक्षार्थी की, तो बी के बाद, हाँ इनको भी डालते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो 7A में तो क्या आ जाएगा, 7A में तो आयु आ जाएगी, यानी कि बी आ जाएगा, ठीक है। 7-2 में शिक्षार्थी आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा। उसके बाद 7-3 में संविधान की बात की गई है, तो यानी कि डी आ जाएगा। और 7-4 में संवर्ग की बात की गई, यानी कि ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी सी डी ए, 2 3 4 1 यहां पर आ जाएगा। तो आपका मामला यहां पर बिल्कुल सेट हो गया। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे भी एज अ लाइक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, डन, ओके। 7-5 की बात करें, सती पूरक भत्ते क्या होते हैं, ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है, फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। अब समझो मेरी बात, आप कभी वहां लगे हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल, क्या देता हूं, सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। सरकारी स्कूल से एग्जाम्पल क्या होगा, अभी जो दूध योजना चल रही है, तो जो दूध होता है ना मासिक, वो दूध का पैसा पहले स्कूल देता है, खुद की जेब से देता है, फिर उसका बिल जाता है, और वो बिल बनकर जब जाता है तो सरकार द्वारा जो स्कूल का अकाउंट है वहां पर पैसा डाल दिया जाता है। वहां पर क्या डाल दिया जाता है, पैसा डाल दिया जाता है। अब सती पूरक भत्ते, सती पूरक, किसी सती को पूरा करने वाले भत्ते, ऐसे याद रख लो। कोई सती हो गई, सती से मतलब आपने वो पैसा खर्च कर दिया है और उसकी फिर पूर्ति की जा रही है, तो सती पूरक भत्ते। क्लियर है, एग्जाम्पल से याद रखिएगा, सती पूरक भत्ते, ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है, फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें याद करने की आवश्यकता नहीं है। खर्चा पहले हमने कर दिया, जिसकी पूर्ति सरकार ने कर दी, दिस इज ए सती पूरक भत्ता, दैट्स क्लियर। यही क्या कहलाया है, इसे ही हम सती पूरक भत्ते के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, इसे ही हम सती पूरक भत्ते के रूप में जानते हैं। क्लियर है, हाँ जी। चलिए, क्लियर है, यहां तक चीजें सही हैं, सटीक चल रही हैं, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना, तो फटाफट लाइक शेयर भी करें, और पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नियम नंबर 7(6) हमें क्या कहता है, सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कौन होता है, पहले से पढ़े, एग्जाम्पल कर दें। हाँ ठीक है, परिशिष्ट 9 के भाग 2 के तहत आने वाले सभी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, वह सक्षम अधिकारी कहलाते हैं। मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब लगे हैं, यहां पर आपके एचओडी बैठे हैं, ठीक है, यहां पर आप जूनियर अकाउंटेंट साहब बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए सक्षम अधिकारी जेडीए में है, ठीक है, और उनको कोई काम करवाना है, उनको कोई काम करना है, तो ये किसी प्रकार का यहां से बजट निकालने की शक्ति रखते हैं कि साहब एक काम करो, जो जेलियन मार्ग है उसके पास में एक जो पेड़ रोपण वाला काम करवा देते हैं, इसका एक निविदा निकाल दो, ठीक है, टेंडर निकाल दो, पैसा जो भी लगेगा वो हम हमारी जेब से दे देंगे, ठीक है, हम आपको हमारी जेब से दे देंगे। तो वैसे अधिकारी, सीधी बात रखो, वैसा अधिकारी जो भैया डिपार्टमेंट से पैसा खर्च करने की औकात रखता हो, डिपार्टमेंट से क्या करने की, डिपार्टमेंट से पैसा खर्च करने की औकात रखता हो, वही व्यक्ति सक्षम अधिकारी कहलाता है। एक शब्द याद रखना, जिसके पास वित्तीय शक्तियों का पावर हो, वित्तीय शक्तियों को उपयोग करने का जो पावर हो,
वह क्या कहलाता है, वही कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? तो बिल्कुल हाँ, पावर होना चाहिए आपके पास, पावर होना चाहिए आपके पास, यही याद रखना। ठीक है, हाँ चलिए, तो देखिए आयु, शिक्षार्थी, आयु के बाद शिक्षार्थी बना, उसकी सभी बातें हमने संविधान में डाल दी। संविधान में डालने के बाद एक प्रकार का संवर्ग तैयार कर दिया गया। संवर्ग के बाद हम आपको सती पूरक भत्ते दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सती पूरक भत्ते दे रहे हैं। सती पूरक भत्तों के बाद हम आपको सक्षम अधिकारी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सक्षम अधिकारी हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, सक्षम अधिकारी हमने आपको बना दिया। आयु बना दिया 7(1) में, शिक्षार्थी बना दिया आपको 7(2) में, संविधान कर दिया आपकी 7(3) में, संवर्ग कर दिया आपको 7(4) में, सतीपूरक भत्ते 7(5) में, सक्षम अधिकारी 7(6) में। आयु, आयु से अगर यहाँ पर बात की जाए, आयु से यहाँ पर बात की जाए, आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसका जो अंतिम दिन होगा वह आपका अकार्य दिवस माना जाएगा। शिक्षार्थी की बात करें, स्थायी पद के विरुद्ध किसी व्यक्ति को मासिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया है तो वह शिक्षार्थी कहलाएगा। संविधान की बात करें, जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया, उससे संविधान का मतलब है। संवर्ग की बात करें, स्थायी पद के विरुद्ध जो भी आपने स्थायी पद धारण कर रखा है, उस पद का जो एक संवर्ग है, उस पद का जो पूरा मेजरमेंट है, वो आपका संवर्ग कहलाएगा। सतीपूरक भत्ते, आपने पहले पैसा खर्च कर दिया है, बाद में सरकार ने उन पैसों का भुगतान कर दिया है, वो सतीपूरक भत्ते कहलाएंगे। सक्षम अधिकारी वह अधिकारी जिसके पास फाइनेंस यानी वित्तीय उपयोगिता का पावर हो, वित्तीय शक्तियों की उपयोगिता का जो पावर है, वो आपके सक्षम अधिकारी कहलाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप क्लास 24 राजस्थान, क्लास 24 राजस्थान, या फिर आप संजय सर हिस्ट्री, संजय सर हिस्ट्री जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, उन्हें ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें? ज्वाइन करें। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, फ्री में सब कुछ करवाने वाला हूँ, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चलेंगी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। कैसी लगी क्लास कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको लगे तो अपने सभी साथियों को भी सेशन का लिंक शेयर करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ कल फिर सुबह 11 बजे, आगे को लेकर, आगे की नियम्स को लेकर बिल्कुल स्लो मोशन में एक विथ एग्जाम्पल आपको समझाते हुए चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। नमस्कार, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तय समय पर मिले। सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।